आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे आज यानी कि 8 फरवरी को जो अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर हम लोगों को इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं वो किस तरह से हम लोगों ने अप्रोच करने हैं, कौन कौन से रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं और किस तरह से वो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द हिंदू के अंदर पब्लिश हुए एक आर्टिकल के ऊपर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में भी बताया था कि किस तरह से जो है वो उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जो है वो बिल को पिछले दिन प्रपोज किया गया था और आज का दिन और आने वाले जो दिन रहेंगे वहाँ पे आप लोगों को अलग अलग एडिटोरियल्स देखने को मिलेंगे जिसमें से यूसीसी के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात कर रहे होंगे और कुछ यूसीसी के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको हाईलाइट कर रहे होंगे। तो आज का जो न्यूज़पेपर है उनमें इन्हीं अलग अलग पहलुओं के ऊपर डिस्कशन होती हुई हम लोगों को देखने को मिली। तो सबसे पहले हम लोग जो हैं वो द हिंदू के अंदर पब्लिश हुए एक आर्टिकल की बात करेंगे। ये बेसिकली पुराना आर्टिकल है लेकिन ये आज के कंटेक्स्ट में इसको जब वो रिपब्लिश किया गया है। ये है स्ट्राइक ए फाइन बैलेंस हैव ए जस्ट सिविल कोड क्लियर। तो इसमें सिविल कोड से रिलेटेड अलग अलग जो परिभाषाएं हैं क्लियर, अलग अलग जो डेफिनेशंस हैं, कैसे सिविल कोड में जो है वो यूनिफॉर्मिटी और यूनिटी के बीच का जो है वो एक बैलेंस हम लोगों को ढूंढना चाहिए, उसके ऊपर आधारित एक आर्टिकल है। आप लोग जो है इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो, आप लोग जो है इसको एक बार रीड कर सकते हो। हालांकि बहुत ज़्यादा कंक्रीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ से नहीं मिलेगी लेकिन इस टॉपिक को और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए स्पेसिफिक आर्टिकल जो है वो आप लोगों के लिए रिलेवेंट हो सकता है क्लियर। उसके साथ साथ जो है वो अगर आप लोग द ट्रिब्यून के अंदर जाओगे तो वहाँ पर भी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जैसे हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में इस बार जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं उनको भी रेगुलेट करने की कोशिश की गई है। तो उसके ऊपर जो है वो कमेंट हम लोगों को द ट्रिब्यून के अंदर देखने को मिल रहा है। तो अगेन HPAS जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में जो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला सेक्शन है जहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहाँ पे अंडर आर्टिकल 44 में ये दोनों के दोनों जो आर्टिकल्स हैं ये हमारे लिए रेलेवेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम स्पेसिफिक न्यूज़ बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछी जाएगी लेकिन मेन स्पेसिफिक न्यूज़ जो है उसके लिए आप लोगों के पास प्रॉपर जो आर्गूमेंट्स है उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट जो है वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी इस स्पेसिफिक बजट में हम लोगों को एक स्कीम लॉन्च होती हुई देखने को मिली जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो जो प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना है उसका जिक्र हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी किया गया था 22 जनवरी को और उसके बाद जब हम लोगों ने देखा हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी इसको अनाउंस किया गया। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है द हिंदू के अंदर पब्लिश है और HPAS जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में जो एनर्जी वाला सेक्टर है जहाँ पे क्लीन एनर्जी के ऊपर हमारा आजकल ज़्यादा फोकस रह रहा है उसके लिए बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पिछले 2 हफ्तों में कम से कम 4 से 5 आर्टिकल जो हम लोगों को स्पेसिफिक स्कीम के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो इस स्कीम के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या इसका फ़ायदा हो सकता है और उसके साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जा सकते हैं उसके ऊपर ये आर्टिकल जो है वो आधारित है। तो अगेन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो स्पेसिफिक स्कीम के क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। मेंस की बात करें तो इसके क्या पॉजिटिव साइड और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जा सकते हैं, क्या उनका एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, उसके ऊपर सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इस आर्टिकल को जब आप लोग उस पर्सपेक्टिव से जरूर रीड करिएगा क्लियर। हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी जब हम लोग एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे डायमेंशन जो हमारे उसी से कवर हो जाते हैं क्योंकि वो एक पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ आर्टिकल रहता है क्लियर। तो जब आप 4, 5, 6 बार एक ही न्यूज़ को बार बार न्यूज़पेपर में देखते हो तो आप एक बार रीड करिए उसको, दूसरी बार करिए तो आप लोगों को जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी उस आर्टिकल के अंदर मौजूद होगी वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यही कारण है न्यूज़पेपर जब इस तरीके से ग्रेजुअली जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको एनरिच करते हैं, रेदर देन हम एक्सपेक्ट करें कि आज ही एक आर्टिकल आएगा और उसी से ही सारे के सारे इन्फॉर्मेशन, सारे के सारे एस्पेक्ट, सारे के सारे पर्सपेक्टिव हम लोगों को मिल जाएंगे। तो ये चीज़ जो है वो ऐसा नहीं रहता है। न्यूज़पेपर में अलग अलग ओपिनियंस जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो 1-2 हफ्ते के अंदर एक अच्छा खासा जो मटेरियल है वो हमारा डेवलप हो जाता है क्लियर। तो यही कारण है अखबार जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, रेलेवेंट है। चलिए इसके साथ साथ जो है वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलते हैं। वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है इलेक्शन कमीशनर्स के ऊपर। तो जब हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो 14 फरवरी को जो हमारे करंट इलेक्शन कमिश्नर हैं अनूप चंद्रा क्लियर, उनका जो है वो रिटायर हो जाएंगे। तो उसके बाद जो वो नए इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हम लोगों को अपॉइंट होते हुए देखने को मिलेंगे। अब पूरे का पूरा प्रोसेस या यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्यों है, इसका पीछे का कारण क्या है कि देखिए अभी तक जो हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी जब अपॉइंटमेंट रहती थी तो उसका जो प्रक्रिया, उसकी जो प्रोसेस थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। वहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता था और बेसिकली प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करता था तो वो प्रधानमंत्री यानी कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसके डायरेक्ट डायरेक्शंस के ऊपर उनको अपॉइंट करता था। तो मेनली लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ लोगों का नाम जो है वो चूज़ किया जाता था, प्राइम मिनिस्टर उसको सेलेक्ट करता था, फिर आगे प्रेसिडेंट को भेजा जाता, प्रेसिडेंट जो है उस नाम को इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट कर लेता था।
लेकिन मेन बात यहाँ पे क्या है कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक वर्डिक्ट दिया गया जहाँ पे उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमिश्नर की जब अपॉइंटमेंट हो रही है ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए और यहाँ पे 3 मेंबर कमेटी होनी चाहिए। तो 3 मेंबर कमेटी का मतलब क्या है, जिसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और साथ में पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया, क्योंकि देखिए इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स जितने भी हैं उनके ऊपर लॉ बनाने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास रहता है। तो 324 आर्टिकल को इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर कमेटी की फॉर्मेशन की। उसके बाद पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, जिस एक्ट को लास्ट ईयर यानी 2023 में ही पार्लियामेंट ने और प्रेसिडेंट ने भी अप्रूवल दे दिया, जिस एक्ट में 3 मेंबर कमेटी का ही जिक्र किया गया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और उसके साथ साथ जो वो एक यूनियन मिनिस्टर होंगे जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। क्लियर? तो यानी कि 3 मेंबर कमेटी है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद की कमेटी थी और जो एक्ट के बाद की कमेटी है उसमें एक डिफरेंस है, वहां पे सीजीआई है, यहाँ पे सीजीआई नहीं है। क्लियर? तो यही कारण है जब ये एक्ट भी पास हुआ है इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो उसको भी काफी क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि यहाँ पे एक प्रधानमंत्री हो गए, एक यूनियन मिनिस्टर जिनको प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाएगा। तो बेसिकली जो रूलिंग पार्टी है उसके 2 मेंबर्स हो गए और जो अपोजिशन उनका एक ही मेंबर रहा। जो पुराने वाला जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अकॉर्डिंगली कमेटी बनी थी, वहां पे सीजीआई जो एक न्यूट्रल पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थे वो है, तो वहां पे एक बैलेंस जो हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन अब देखिए एक्ट पास हो चुका है, तो नॉर्मली जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना वर्डिक्ट भी दिया था तब उन्होंने मेंशन किया है कि ये जो वर्डिक्ट है दैट इज सब्जेक्टेड टू द लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो लेटेस्ट लॉ पास किया, तो अभी जो अपॉइंटमेंट होगी वो उसी कमेटी के तहत होगी। तो ये जो पूरे का पूरा आर्टिकल है इसमें बड़ा ही अच्छे तरीके से पूरा एक प्रोसेस, पूरे एक फ्लो के जरिए जो वो बताया गया है कि किस तरह से जो वो इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट होती थी, कैसे जुडिशरी ने अपनी जजमेंट दी और फिर किस तरह से जो वो फाइनली अल्टीमेटली जो वो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया और जो अपॉइंटमेंट्स उसको रेगुलेट किया। क्लियर? तो अभी जो बेसिकली नए हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट होगी तो वो 3 मेंबर कमेटी के द्वारा की जाएगी। तो ये हम लोगों को जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पॉलिटी में जो आर्टिकल 324 है वो रेलेवेंट हो जाएगा और उसके साथ साथ जो है वो अगर इंटरप्रिटेशन की बात करें तो जो अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स है वो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी, रेलेवेंट होगी। क्लियर? चलिए आगे हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ही एक पब्लिश हुए आर्टिकल की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली जो है वो एक कमेटी बनाई गई थी सरकार के द्वारा। क्लियर? उस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी जहाँ पे भी कहा गया था कि जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट की एज को उनकी परफॉर्मेंस के आधार के ऊपर जो वो थोड़ा सा एक्सीड किया जाए। क्लियर? तो बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ का जो पॉइंट है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ जो वो सुप्रीम कोर्ट का जो मेन बेंच जो हमें दिल्ली में देखने को मिल रहा है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास एक रिक्वेस्ट और भी गई थी कि मल्टीपल जो है वो रीजनल बेंचेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाए। हालांकि हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो डिसाइड कर सकते हैं अलग अलग जगहों के ऊपर जो वो रीजनल बेंच बना सकते हैं, लेकिन वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो रिक्वेस्ट पेंडिंग है। क्लियर? उसके साथ साथ जो वेकेशंस की बात है, जहाँ पे 2 महीने का प्रॉपर वेकेशंस रहता है, तो उसके ऊपर भी इस पैनल के द्वारा सजेशन दी गई थी कि उनको प्रॉपरली ऐसे डिवाइड किया जाए ताकि जुडिशरी जो वो थ्रू आउट द ईयर अपना काम करती रहे। क्लियर? तो बेसिकली जनरल स्टडीज पेपर 2 में जो जुडिशरी और उससे रिलेटेड इश्यूज हैं उनके कंटेक्स्ट में हम लोगों को बेसिकली 2 एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो ये आर्टिकल देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कहूँगा कि सारे डायमेंशन यहाँ पे कवर हो रहे हैं, लेकिन हाँ आप लोगों को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक छोटा सा एस्पेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा कि जुडिशरी के अंदर क्या परेशानी और क्या एक पॉसिबल सोल्यूशन जो उनके हो सकते हैं। उनके 1-2 प्रॉब्लम्स का जिक्र यहाँ पे किया गया। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में द ट्रिब्यून के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। आप सब लोगों ने शायद सुना होगा, झाड़ माजरी में जो अग्निकांड हुआ है जहाँ पे जो वो 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। जो आपकी झाड़ माजरी है ये बेसिकली बरोटी वाला क्षेत्र में आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ से जो है वो डिजास्टर और जो फायर सेफ्टी नॉर्म है हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर, क्लियर, उनसे रिलेटेड जो वो न्यूज़ ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गई है। क्लियर? तो बेसिकली जो है वो आप लोग हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के अंदर जो डिजास्टर्स हैं, क्लियर, जिसमें फायर सेफ्टी या फायर भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के रूप में देखा जाता है, तो आपके पास एक एग्जांपल जो आप लोग यहाँ पे कोट कर सकते हो। उसके साथ साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं जिनके जरिए इसको रेगुलेट किया जाता है उनका जिक्र भी आप लोगों को इस आर्टिकल के अंदर देखोगे। वैसे यहाँ पे एक दिव्य हिमाचल का आर्टिकल भी है और साथ में द ट्रिब्यून का भी है। दिव्य हिमाचल वाले में थोड़ा ज़्यादा डिटेल जानकारी देखने को नहीं मिलेगी आपको। जो ट्रिब्यून वाला आर्टिकल है इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ये आपको लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा। उसके साथ इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जैसा कि ये कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो बैक टू बैक हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। अब देखिए, जब फरवरी के एंड में 26 से लेकर 29 फरवरी के बीच में अबू धाबी के अंदर जो है
वो WTO की 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्लियर। तो उसके लिए प्रॉपर एक बिल्डअप हो रहा है कि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पुराने भी आर्टिकल्स हम इसके ऊपर देख रहे हैं। तो देखिए WTO से पहले आप लोगों को पूरे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, क्लियर, कि बिल्डअप होगा कि क्या इंडिया करना चाह रहा है। फिर जब ये मीटिंग्स होगी फिर उसके आउटकम के ऊपर जो वो आप लोग आर्टिकल्स देखोगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग जनरल स्टडीज पेपर 3 को देखोगे तो वहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें WTO है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, और WTO के ऊपर जो वो आप लोगों के लिए जो स्पेसिफिक न्यूज़ रहती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी रेलिवेंट होती है। तो बेसिकली ये वाला जो आर्टिकल है वो इस चीज़ के ऊपर आधारित है कि इंडिया जो है वो लेबर ग्रीन इश्यूज़ जो है उनको एक्सक्लूड करवाना चाहता है। अब देखिए जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो जो नॉन ट्रेड इश्यूज़ हैं, जैसे एनवायरनमेंट का इशू हो गया, लेबर का इशू हो गया, जेंडर का इशू हो गया, उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं। हम लोग जो है वो सिर्फ ट्रेड स्पेसिफिक इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करना चाह रहे हैं। और आजकल जो WTO की डायरेक्शंस है वो नॉन ट्रेड इश्यूज़ की तरफ जो है वो भी मूव हो रही है, लेकिन ये डेवलपिंग नेशंस के लिए जो वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। यही कारण है इंडिया जो वो चाह रहा है कि वो इनके ऊपर जो वो डिस्कशन इस बार ना हो, जो ट्रेड इश्यूज़ हैं उन्हीं के ऊपर डिस्कशन जो वो केंद्रित रहे। अब देखेंगे कि जब मीटिंग होगी तो उसके बाद जो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो एक माइक्रोसॉफ्ट की न्यूज़ है, जहाँ पे एडवांटेज इंडिया प्रोग्राम जो वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया जाएगा, जिसमें वो बेसिकली 2 मिलियन इंडियंस जो हैं उनको स्किल करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। यहाँ पे सत्य नाडेला की एक स्टेटमेंट आई हुई है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि किस तरीके से USA के बाद जो है वो जो AI इंजीनियरिंग कम्युनिटी है उसमें हिंदुस्तान जो है दूसरे नंबर पे है, क्लियर। तो ये स्कीम है, क्या इसमें डाटा कितना पैसा लगाया जा रहा है, ये सारी की सारी जानकारी जो आप सब लोगों के पास होनी चाहिए, क्लियर। तो ये आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिनको आप लोगों को पढ़ना है, क्लियर। और इसी के साथ आज का जो सेशन है उसको हम लोग खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।